यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, न्यूटन्स फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये आप लोगों का चैप्टर चल रहा था। इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था इसके अंदर FLM। FLM क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग इनर्शिया लॉ भी बोलते थे। स्टेटमेंट आप लोगों को सबको ध्यान होगा, अभी एग्जाम में भी आया था क्या, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन रेस्ट कंडीशन देन इट रिमेन्स सेम, एंड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन मूविंग कंडीशन देन इट रिमेन्स सेम until and unless an external force is not applied। तो जहां तक ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम रहती है तब तक तो वो इनर्शिया है। देन उसके बाद इनर्शिया में जैसे ही फोर्स को इंट्रोड्यूस किया वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन गया। क्लियर? देन उसके बाद हम लोगों ने लिखा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन विच इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। तो हम लोगों ने लिखा था द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to external applied force, F proportional to dp over dt, जिससे हम लोगों ने F equals to ma को प्रूव किया था। यही था, F equals to ma को जब प्रूव किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने क्या बोला था वहां पर कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ड्रॉबैक है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने केवल ये बताया था कि फोर्स अप्लाइड करना है, फोर्स अप्लाइड करना है, लेकिन कितने अमाउंट का फोर्स अप्लाइड होगा वो एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में नहीं था। भाई इसने तो यही तो बोला कि अगर रेस्ट कंडीशन से मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, मोशन से रेस्ट में लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे कितना, लेट सपोज एक टेबल है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं, शिफ्ट ही नहीं हो रही, खिसक ही नहीं रही है, तो क्या फोर्स सफिशिएंट है क्या? नहीं है। अगर एक टेबल है उस पर इतना फोर्स लगा दे कि दीवार तोड़ करके बाहर निकल जाए, तब भी वो सफिशिएंट फोर्स है क्या? वो तो एक्स्ट्रा हो गया फोर्स। तो फोर्स का अमाउंट कितना होना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर उसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना होता है। तो मल्टीपल ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन जो था वो फोर्स है, वो SLM में डिस्क्राइब किया गया। इसकी नीड इसी वजह से पड़ी, अदरवाइज वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही क्लियर था सब कुछ। देन उसके बाद आप लोगों को मैंने सिखाया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा वही वाला जो स्टेटमेंट आप लोग बोलते हुए आए हो बचपन से, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना? उससे कुछ एग्जांपल्स थे, उनके बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के बारे में स्टडी की थी कि इंपल्स क्या होता है। तो इंपल्स मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी एक फोर्स अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई हो जाए, लेट सपोज जैसे क्रिकेटर है, IPL चल रहा है, सब जन देखते होंगे आप लोग, क्या हो रहा है, बैट्समैन ने जैसे ही उसको बॉल को टच किया तो जो बैट जैसे ही बॉल को टच हुआ तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होगा, समझा, वो बॉल जो होगी चिपक जाएगी बैट के। शॉर्ट टाइम इंटरवल के फोर्स है, मतलब वो क्या है? इंपल्स है। फुटबॉलर है, फुटबॉल को किक करता है, क्या होगा? शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। बास्केटबॉल है, मतलब कोई भी एक ऐसा गेम ले लो या कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लो जिस पर फोर्स शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होता है, वही हमारा इंपल्स होता है। ये हम लोग पढ़ के आए थे। फिर देन इसमें इंपल्स मोमेंटम थ्योरम जो थी IM थ्योरम, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो ये इंपल्स है, यही इंपल्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। क्या? कि ये जो IM थ्योरम है इसके अंदर ये जो इंपल्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल था। क्लियर है? देन इस मोमेंटम को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इसके एप्लीकेशंस पढ़ी थी। तो कॉलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा फर्स्ट चीज, और सेकंड पढ़ा था हम लोगों ने मजल स्पीड ऑफ गन। तो कॉलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स में मैंने बताया था आप लोगों को द मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, the momentum before collision will be equals to momentum after collision। ये सिखाया था आप लोगों को मैंने। एंड सेकंड चीज सिखाई थी इसके अंदर मैंने मजल स्पीड। मजल स्पीड क्या होती है कि जब अगर हम लोग गन से बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट जो है वो उससे कितनी स्पीड से बाहर निकल रही है, वही आप लोगों की मजल स्पीड थी। तो देखा था हम लोगों ने, एक गन बना ली थी हम लोगों ने, और उसमें देखा था कि यहां से अगर बुलेट बाहर निकल रही है तो क्या होगा। लेट सपोज बुलेट का मास स्मॉल है में, उसकी वेलोसिटी स्मॉल भी है, ये रिएक्शन फोर्स की वजह से पीछे की ओर आएगा
मास ज्यादा होगा, बट ऑब्वियस है। तो कैपिटल एम, इसकी वेलोसिटी एम, वी कैपिटल वी, तो इन दोनों का सम जो होता है वो 0 होता है। कैपिटल एम वी स्मॉल एम वी इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों की यहाँ पर स्मॉल वी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल वी निकालने के लिए माइनस ऑफ एम वी, तो वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम वी अपॉन एम। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिया था एमसीक्यूज में, आप लोगों ने अभी जो किया होगा उसमें क्वेश्चन भी आया था आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ चुके थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उससे कहानी स्टार्ट करी थी हम लोगों ने, मजल स्पीड पर आकर के हम लोगों ने इस चैप्टर को ब्रेक कर दिया था। देन अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है बेटा, वो सेकंड पार्ट हम लोगों को स्टार्ट करना है। बहुत इजी है, और जितने भी मैक्सिमम एग्जाम्स हैं आप लोगों के जेई का और नीट का, उसमें इसके सेकंड पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस पार्ट से क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट केवल ये वाला है, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। इसके बाद जो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, आज से स्टार्ट करने वाले हैं, वहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ढंग से समझना है आप लोगों को। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आज फ्रिक्शन के बारे में। जानते हो क्या आप लोग फ्रिक्शन क्या होता है? इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, नॉट कैपिटल एफ। ओके, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन के बारे में एक चीज लिखी जाती है, स्टेटमेंट बोला जाता है, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। क्या मतलब इस चीज का? सारा सब कुछ इसी में ही है, इस लाइन में, स्टेटमेंट में ही है। बताओ क्या है, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? होता क्या है फ्रिक्शन, होता क्या है? देखना, अगर आप लोग किसी सरफेस पर मूव कर पा रहे हो, आप लोग अगर एक फ्लोर है उसमें चल पा रहे हो, किसकी वजह से चल पा रहे होंगे? इन भाई साहब की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग कर रहा है, लेट्स सपोज कार है, बाइक है, मूविंग कर रही है सरफेस पर, किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों को ओवरऑल आइडिया क्या लगता है कि फ्रिक्शन जो होता होगा कहीं ना कहीं सरफेस पर लगता होगा। सर क्या होगा? देखो, लेट्स सपोज ये एक सरफेस है, ये सरफेस अगर इस तरीके से ड्रॉ हुई भी रहती है तो इस सरफेस को बोलते हैं क्या? स्मूथ सरफेस। क्या बोलते हैं? स्मूथ सरफेस। और स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कभी भी नहीं लगता है, मतलब F इक्वल्स टू 0 होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों के पास में सरफेस इस तरीके से ड्रॉ कर दूं और उसके नीचे मैंने ऐसा कर दिया, ये रिप्रेजेंटेशन है, अगर मैंने ऐसा बना दिया है तो ये अंडरस्टूड है कि ये सरफेस जो होगी वो रफ सरफेस होगी, और रफ सरफेस पर फ्रिक्शन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने कि कुछ भी हो सकती है वैल्यू। क्लियर? तो क्या होने वाला है कि लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहां प्रेजेंट है जिसका मास स्मॉल m है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां प्रेजेंट है उसका मास भी स्मॉल m है। अगर मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर एक मोशन फोर्स लगा देता हूं तो मोशन फोर्स की वजह से क्या होगा बेटा? ये मूविंग तो करेगा मूविंग, लेकिन सरफेस स्मूथ होने की वजह से क्या होगा? ये बार बार यहां पर मूविंग नहीं कर पाएगा। इसको जो ये सरफेस है वो इस सरफेस को गिरा देगा, स्मूथ सरफेस होगी। आप लोग जाके देखो, मॉल में हम लोग जाते हैं, मैक्सिमम हम लोगों को वहीं पर मिलता है ऐसा एनवायरमेंट। मॉल्स में गए हम लोग, क्या होता है, हम लोगों को चलने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि कोई सरफेस है जो हम लोगों को गिरा देगी, हम लोग फिसल जाएंगे, ऐसा होता है ना, सबको फील होता है ऐसा। वो क्या है? स्मूथ सरफेस है, वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। अब वो डिपेंड करता है कि उस पर फ्रिक्शन स्मूथ कितना बनाया गया है, समझ रहे हो। लेकिन अगर हम लोग, आप लोगों को बोला जाए हिल एरिया है वहां पर चलो, तो हिल एरिया पे नॉर्मली क्या होने वाला है कि रफ सरफेस होगी मैक्सिमम, और वहां पर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया, देखो अब यहां पर भी मोशन फोर्स लग रहा है, तो इस मोशन फोर्स को रजिस्ट करेगा, रोक करके रखेगा। तो जो रोक करके रखने वाला फोर्स है वो क्या होगा? हमेशा अपोजिट ही लगेगा, हमेशा अपोजिट लगेगा। और कहां लगेगा?
सरफेस पर लगेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट कहां है, कांटेक्ट तो सरफेस पे ही है ना, तो इस कांटेक्ट फोर्स के ऑपोजिट लगने वाला है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन इज ए फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर, आया समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग फोर्स लगा दें तो फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट को जो अपोज कर रहा है, वो अपोज करने वाला फोर्स जो है वही हमारा कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो वापस स्टेटमेंट पे आ जाओ, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। अब सोचना इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हम लोगों को यहां पर फोर्स लगाना है, लेट सपोज फोर्स निकालना है, फोर्स कैसे निकालोगे बेटा, F इक्वल्स टू ma, ऐसे निकालोगे। तो यहां पर आप लोगों को जितने भी अमाउंट का फोर्स लगाया है वो एग्जैक्ट वैल्यू पता पड़ जाएगी कि 5 न्यूटन लगाया है या 10 न्यूटन लगाया है। लेकिन यहां पर देखना, यहां पर क्या होगा बेटा, ये फोर्स प्लस एक्स डायरेक्शन में है, ये फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट यहां कितना आएगा, कोई बता सकता है मुझे? फॉरवर्ड एक्स हम लोगों ने वेक्टर पढ़ रखा है, तो प्लस एक्स के लिए प्लस और ये माइनस एक्स के लिए इसको क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस। तो बताओ यहां पर इस F की जो वैल्यू है ma 5 न्यूटन, उसमें से हम लोग F को माइनस कर लेंगे, तो बताओ ये डिक्रीज होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली कम हो गया ना हमारे पास मोशन फोर्स। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, तो जो यहां मोशन हो रहा है उसके कंपैरेटिवली यहां पर स्लो हो जाएगी इसकी स्पीड, यही समझ रहे हो। लेकिन फर्क क्या है कि यहां पर वो इजीली मूविंग नहीं कर पा रहा और यहां पर क्या हो रहा है, इजीली मूविंग कर पा रहा है। इट मींस बेटर कौन सा हुआ, हम लोगों को चलना है सरफेस पर तो इसको रखना ही पड़ेगा, चाहे हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है, रिजल्टेंट फोर्स की वो वैल्यू कम हो जाए। समझ रहे हो कि एक ऐसा फ्रेंड है कि रखना तो है ही है उसको, अब वो काम का नहीं है अपने, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ग्रुप पे रखते हैं, वही वाला काम है। तो फ्रिक्शन जो है नेसेसरी है, लेकिन कौन है, एविल है, काम का नहीं है अपने। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को मैक्सिमम सारी बुक्स में देखेगा, स्टैंडर्ड बुक एससी वर्मा देख लो, एसएल वर्मा देख लो, सब में ये स्टेटमेंट लिखा होता है आपको कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। क्यों नेसेसरी क्यों है कि भाई ये रिजल्टेंट फोर्स को कम कर देता है, फर्स्ट चीज, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स को कम कर देता है, लेकिन एक मूविंग करने के लिए, मोशन करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करवा रहा है जिससे ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर पाए। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेसेसरी है। क्लियर है क्या सबको, यस और नो? आया समझ में, आ गया सबको, आ गया समझ में? तो अब क्या डिफाइन लिखनी चाहिए बताओ, इसकी डिफाइन क्या लिखनी चाहिए? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी डिफाइन लिखते हैं और इस टॉपिक को फिर आगे करते हैं, कंटिन्यू। यस, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अब देखना तो क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लोग, फ्रिक्शन की डिफाइन लिखनी है अगर आप लोगों को, तो क्या होनी चाहिए बेटा? हाँ बिल्कुल सही है, इट इज ए फोर्स which opposes the motion of an object। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे हम लोग इसमें, इट इज द, कहां पर अप्लाई होता है, सरफेस पर, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस। ब्रैकेट में आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो, फॉर स्मूथ सरफेस इट विल बी 0 एंड फॉर रफ सरफेस इट विल हैव सम वैल्यू। कितनी वैल्यू होगी वो नेक्स्ट आप लोगों का टॉपिक है। तो इट इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज फ्रिक्शन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सरफेस। ओके, नेक्स्ट है इसमें बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन,
सेकंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन एंड थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, तो कितने फ्रिक्शन हो गए? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग 1 बाय 1 इन तीनों फ्रिक्शन को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे. यस, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? नाउ फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज, फर्स्ट टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन. और सेकंड टाइप है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. देखना क्या होता है ये, ध्यान से समझना बेटा. स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? लेट्स सपोज एक आप लोगों के पास में स्लोप है, ये स्लोप है. इस स्लोप पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है. ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है. ये ऑब्जेक्ट पर मोशन फोर्स जो लग रहा है वो कैपिटल F लग रहा है. एंड स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो सरफेस की प्रॉपर्टी है, तो सरफेस पर लगेगा, वो स्मॉल f है. फ्रिक्शन स्मॉल f, फॉर स्टैटिक हम लोग s लगा लेंगे, तो ये F s हो गया. सेम कहानी यहां पर भी है काइनेटिक फ्रिक्शन में. क्या कि अब भी यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, स्लोप पे प्रेजेंट है. अब भी यहां पर एक मोशन फोर्स लग रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक, तो F, K फॉर काइनेटिक, ये F के लगा दिया. ओके, तो क्या फर्क है दोनों में? भाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा, लेट सपोज आप एक बार माइंड में एक बार चीज सोच करके देखो कि एक स्लोप है, उस स्लोप पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहां पर नीचे की तरफ मूव कर ही नहीं रहा है, यहां से शिफ्ट ही नहीं हो रहा है नीचे की तरफ. बताओ क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि उसको एक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा फोर्स होगा जो क्या करेगा? रोक करके रखेगा, जिसकी वजह से उसका क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगा स्लोप पे. लेकिन अब मैंने बोला है आप लोगों के पास कि अब भी एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो क्या है, इस मोशन फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर लेके जा रहा है. मतलब अपोजिट फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या होगा? सफिशिएंट नहीं होगा उसको रोकने के लिए. वही कहानी है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. क्या एक स्लोप है बेटा, इस स्लोप का एंगल है थीटा. यहां पर हम लोगों ने बोल दिया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पर एक मोशन फोर्स लग रहा है F, लेकिन इस मोशन फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट फिर भी मूव नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा जो इस मोशन फोर्स को क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा. दैट मीन्स मोशन फोर्स कैपिटल F विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स. कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, तब ऐसा जब इक्वल हो जाएंगे तो बताओ ये मूव करेगा क्या? नहीं करेगा. क्या होगा? जितना फोर्स यहां लग रहा है उतना का उतना फोर्स इसको अपोज करने वाला भी लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा ही नहीं. होता है ना ऐसा? क्या होगा? एक रस्सी है, उसको उधर से खींचो उधर से खींचो, शिफ्ट ही नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल है. सीधी सी कहानी है. तो दोनों का फोर्स इक्वल होगा, उस वजह से ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं करेगा. मतलब रिजल्टेंट फोर्स हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 0 आएगी. यहां देखो, यहां क्या होगा काइनेटिक फ्रिक्शन में बेटा? कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसमें क्या हो रहा है? वर्ड से क्लियर है. मैंने आप लोगों को स्टैटिक ब्रांच सिखाई थी मोशन में, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. देखो ये डायनामिक है क्या डायनामिक? भाई काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या फर्क बताया था मैंने कि मोशन होगा तो सही दोनों में,
लेकिन काइनेमैटिक्स में हम लोगों को रीजन पता नहीं होता, रीजन ऑफ मोशन हम लोगों को आइडेंटिफाइड नहीं होता है, लेकिन डायनामिक में हम लोगों को रीजन पता होता है। यहां देखो बिल्कुल वही काम है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हम लोगों को यह भी पता है कि किस वजह से कर रहा है, रीजन पता है ना भाई। तो कौन सी ब्रांच है ये मोशन की? डायनामिक ब्रांच है। अब देखो ये मोशन कर रहा है, तो यहां पर जैसे ये नीचे की ओर आएगा, मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसको रोक करके रखेगा, लेकिन ये सफिशिएंट अमाउंट का नहीं होगा। तो सफिशिएंट अमाउंट का नहीं है, इस वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, तो कौन ज्यादा है, कैपिटल एफ ज्यादा है, स्मॉल एफ के कम है। तो यही करते हैं हम लोग चेन निकालने के लिए, क्या कि जो भी ग्रेटर देन फोर्स है उसमें से लेसर फोर्स को हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो F माइनस एफ ये कर लेंगे। यहाँ पर आया, समझ में आया, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। यस एवरीवन, यस और नो? यस सर। हाँ बोलो। सर आपने F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन किया तो जीरो कैसे आएगा? वो अगर जीरो होगा तो चीज मूव ही नहीं करेगी ना। बिल्कुल 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 सही है। यहाँ पर ये जीरो जो है वो रिजल्टेंट फोर्स की वजह से है, कुछ भी रिजल्टेंट फोर्स होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही है। वहां पर कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा, अभी कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ पर, क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे जीरो लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स होगा, बिल्कुल सही है। और कोई डाउट किसी को? यस, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है यहाँ तक? नहीं है, चलिए आगे चले। तो स्टैटिक फ्रिक्शन समझना बेटा कि ऑब्जेक्ट का यहाँ पर मोशन जो है वो नहीं होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मोशन होता है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स निकलता है। ओके, एंड थर्ड वन था यहाँ पर अपना रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे क्या करे, रोल करे। लेट्स सपोज देखो एक बॉल है, एक सरफेस पर प्रेजेंट है, सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि सरफेस रफ है। ओके, अब देखो ये मूविंग कर रहा है, तो कैसे मूव करेगा बेटा, इस तरीके से मूव करेगा, ये मूविंग करता हुआ जाएगा, देखो मूविंग करेगा इस तरीके से, और ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, तो ऑब्जेक्ट का मास m सेम ही रहेगा, रोलिंग करता हुआ जा रहा है, मूविंग करता हुआ जा रहा है इस तरीके से, ये रहा। तो यहां पर आप लोग बता सकते हो क्या मुझे कि फ्रिक्शन फोर्स मेरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा या पॉजिटिव एक्स में लगेगा? कोई बता सकता है मुझे? यस, फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा? कोई बता सकता है क्या? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। यस, कोई और? इसके अलावा कोई ये भी है क्या पॉजिटिव एक्स वाला? नहीं, जिसने भी बोला है नेगेटिव एक्स वो रॉन्ग है, नेगेटिव में नहीं लगेगा, पॉजिटिव में लगेगा। कैसे लगेगा वही समझने वाली चीज है। सबको यहाँ पर फर्स्ट बार देखोगे तो नेगेटिव एक्स दिखेगा, जिन जिनको समझ में आती है चीजें। देखो क्या होगा, मैंने आप लोगों को एक थर्ड और फोर्थ चैप्टर में एक चीज बताई थी बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और दूसरी कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। लेट्स सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पर हम लोगों को वैल्यू निकालनी होती है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। ये चीज मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। देखो ये क्लॉकवाइज है, अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालना है फोर्स तो क्या करेंगे हम लोग, भाई इसकी डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज, तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसका एरो कहां होगा, नीचे होगा। मुझे इस पॉइंट पर निकालना है तो ये रहा, इस पॉइंट पर निकालना है तो ये वाला, इस पॉइंट पर निकालना है तो ये। क्लियर? सेम मुझे एंटी क्लॉकवाइज में निकालना है तो इस पॉइंट पर निकालना है, तो देखो मोशन की डायरेक्शन इस तरफ है, यहां पर डाउनवर्ड, यहां पर पॉजिटिव एक्स, यहां पर वर्टिकल अपवर्ड। आ रही कहानी समझ में आ रही? यहां भी वही सेम चीज है, क्या कि ये मूविंग कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे मोशन कहां निकालना है, सरफेस पर निकालना है। तो इस पॉइंट पर सरफेस पर अगर मैं मोशन निकालूंगा तो क्या होगा बेटा, देखो इस जगह पर, तो इस जगह पर मूविंग कर रहा है तो क्लॉकवाइज है,
ये रहा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में इस पॉइंट पर मोशन फोर्स किस तरफ आएगा, नेगेटिव एक्स में, ये रहा नेगेटिव एक्स में, तो मोशन इस तरफ है। अगर ये पॉजिटिव एक्स में हुआ तो सोचो इसको घुमाएगा क्या वापस, एक फोर्स ऐसा होना चाहिए जो वापस इसको उसी पोजीशन में लेकर आए, ऐसे मूविंग में, सोच करके देखो, आधी कहानी समझ में आ रही है। तो एक फोर्स मोशन इसी तरफ से लगेगा ताकि वो उसको नेक्स्ट पोजीशन लेकर आए। तो अब बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, तो मोशन के अपोजिट क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स है, कौन सा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, एफ आर। सेम यहां पर निकालना है, तो इस जगह पे क्या होगा, देखो क्लॉकवाइज है, मूविंग कर रहा है, इस जगह पे क्या होगा, फ्रिक्शन ये होगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ये रहा एफ आर। क्लियर है क्या, आ गया समझ में। कोई भी किसी को डाउट है तो बोल जाओ बेटा, यस और नो, हाँ सर। कोई डाउट नहीं ना। तो बहुत इजी है। क्या करा हम लोगों ने आज की क्लास में, हम लोगों ने आज की क्लास में फ्रिक्शन को पढ़ा। फ्रिक्शन के लिए क्या लिखा हम लोगों ने, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा था फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। उस नेसेसरी एविल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने देखा कि एक स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है। अगर स्मूथ सरफेस पर ऑब्जेक्ट है तो स्मूथ सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो मोशन की वजह से क्या होगा, केवल मूविंग करेगा, उसको कोई भी अपोज करने वाला फोर्स नहीं होगा, मतलब स्मॉल एफ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर रफ सरफेस पर है तो रफ सरफेस पर वो इजीली मूव कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको एक अपोज करने वाला फोर्स मिल गया है। तो फ्रिक्शन जो होगा वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एंड उसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए एविल है लेकिन जरूरी है तो नेसेसरी है, तो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। ये स्टेटमेंट आपके लिए आता भी है, प्रूव दैट फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों के, ओके। देन उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स पढ़ना स्टार्ट किया, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट पर मोशन तो लग रहा है, मोशन फोर्स लग रहा है, लेकिन उसको अपोज करने के लिए उतना ही सेम अमाउंट का नेगेटिव डायरेक्शन में भी लग रहा है। इसकी वजह से वहां पर क्या हो गया कि मोशन की वजह से फिर भी ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हो रहा है, फोर्स की वजह से फिर भी ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हो रहा है। काइनेटिक में क्या होगा कि मोशन फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मोशन फोर्स लगने की वजह से वहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट नहीं रुक रहा है, नीचे की तरफ मूविंग करता ही रहेगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कोई ना कोई लगेगा। नेक्स्ट था रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, रोल करता जाएगा तो क्या होगा, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। क्लियर है सबको यहां तक, कोई दिक्कत तो बोलो बेटा, यस और नो, नो सर। नहीं है ना। No, sir. तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, हम लोग न्यूटन्स लॉ की एप्लीकेशंस करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आप लोग को बताया था आज की नीट जेईई में जहां से क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम, वो टॉपिक हम लोग कल करने वाले हैं और उसमें इसकी नीड होगी, इसी वजह से मैंने आज ये टॉपिक करवाया आप लोगों को, ओके। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, ओके। कल मिलते हैं, गुड डे।